Good morning. Today is 28th of August 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे राजनीति से संबंधित है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल ट्रेड वार और नाफ्टा के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। बीच में ये आर्टिकल यूएसए की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है, यूएसए से संबंधित डिटेल्स हैं, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती हुई पावर को रोकने के लिए इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए, डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आर्टिकल प्रणब सेन जो फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं और फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इनके इंटरव्यू से। नीचे ये जो आर्टिकल हैं वो नॉर्थ कोरिया से संबंधित है। देखो, इस साल 12 जून को नॉर्थ कोरिया के लीडर किम और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद कुछ लोग ये कहने लगे थे ये मुलाकात जो है काफ़ी पाथ ब्रेकिंग है, अब कोरियन पेनिनसुला से न्यूक्लियर वेपन्स को हटा लिया जाएगा। मतलब कुछ लोग ये कह रहे थे नॉर्थ कोरिया को एक प्रकार से कन्विंस करा दिया गया है यूएसए के द्वारा कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय ऐसे एक्सपर्ट्स भी थे जो ये बोलते थे कि 12 जून के समिट की जो आउटकम है कुछ खास कॉन्क्रीट नहीं है। मतलब नॉर्थ कोरिया ने कोई कमिटमेंट करी नहीं है कि हम कैसे कैसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे और ऑलरेडी जो न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं उनको हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। यूएसए ने बदले में यह भी कहा था कि इस समिट के बाद कोरियन पेनिनसुला में साउथ कोरिया और यूएसए की फोर्सेस जो मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रही थी उनको एक बार सस्पेंड किया जाएगा, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। आज आर्टिकल में यह बोला जाता है देखो अब नॉर्थ कोरिया अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अभी भी ये नहीं बताया है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कितने और टाइमलाइन क्या है, कैसे नॉर्थ कोरिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हैंडओवर किया जाएगा नॉर्थ कोरिया के द्वारा। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट करने की जो साइट है उसे जरूर डिसमेंट किया है, यानी उस साइट को बंद किया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। तो मतलब जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी 12 जून को समिट से कि अब कोरियन पेनिनसुला से न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो जाएंगे, नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच जो टेंशन्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो सब बातें सच होती नहीं दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट आज का कोट है जस्टिस कृष्णा अय्यर का। देखो, जस्टिस कृष्णा ने कहा था ला यानी कानून भोगता तो सब पे है, लेकिन कानून काटता सिर्फ गरीब लोगों को है, उन लोगों को है जिनके पास पावर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, जो लोग इग्नोरेंट हैं, सिर्फ उनको ही काटा जाता है कानून के द्वारा। और जो अमीर लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास वेल्थ है, वो कानून के चुंगल से बच निकलते हैं। ये बात कही गई थी जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा। सोशल जस्टिस के ऊपर जब आपको कुछ लिखना हो तो आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच राइवलरी के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी फिलहाल वर्ल्ड में चाइना और यूएस के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यूएसए वर्ल्ड में एक सुपर पावर है, चाइना कैसे न कैसे करके यूएसए को रिप्लेस करके खुद सुपर पावर बनना चाहता है, जबकि यूएस लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके और अपने अलाइ कंट्रीज के साथ मिलके कैसे न कैसे करके चाइना को कंटेन करना चाहता है, चाइना को रोकना चाहता है। जबकि इंडिया की भी यही कोशिश है। इंडिया अपने नेबरहुड में और इवन इंडियन ओशन में नहीं चाहता कि चाइना का वर्चस्व बढ़े। मतलब इंडिया के इंटरेस्ट भी और यूएसए के इंटरेस्ट भी सेम पेज पर, दोनों चाहते हैं कि चाइना की बढ़ती पावर को रोका जाए। इसीलिए पिछले कुछ समय में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन देखो, जब से ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं तब से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, मतलब अनिश्चितताओं का माहौल है। ट्रंप के एक्शंस से देखो ये लगता है कि वास्तव में यूएसए अपने दोस्त कंट्रीज के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना चाहता भी है या नहीं है। क्या यूएसए के दोस्त कंट्रीज फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया, इवन इंडिया भी जिसके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए थे यूएसए के साथ पिछले कुछ समय में, ये सब कंट्रीज क्या यूएसए के ऊपर रिलाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सब अनसर्टेनिटीज के बीच इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया को संभल के चलना चाहिए। यूएसए के कारण इंडिया चाइना के साथ अपने रिलेशंस स्पॉइल नहीं कर सकता। चाइना देखो हमारा
नेबरिंग कंट्री है, हमें चाइना के साथ ही रहना है। याद कीजिए वाजपेयी की स्टेटमेंट, हम हमारे नेबर्स को नहीं बदल सकते। तो इस वजह से पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि इंडिया अब एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ले रहा है अपनी पॉलिसी में, अपनी रणनीति में। वो इंडिया जो कुछ समय पहले तक यूएसए के साथ खड़ा दिखाई देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। याद कीजिए पिछले साल डोकलाम विवाद के बाद चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस बिल्कुल गर्त पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद इस साल 27-28 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री मोदी चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मिलते हैं और एक इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज होता है इंडिया और चाइना के बीच। 9 जून को फिर से मुलाकात होती है चाइना की पोर्ट सिटी किंगडाओ में। एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे। मतलब पिछले कुछ समय में 3 से 4 मुलाकातें हुई हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच। यानी रिलेशंस जो पिछले साल बहुत खराब हो गए थे, रिलेशंस में अब इंप्रूवमेंट आई है। 1 जून को संग्री-ला डायलॉग अटेंड करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था कि देखो, इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। कैसे करेगा इंडिया अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश इंडो पैसिफिक रीजन में? आसियान कंट्रीज के साथ अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करके, चाइना के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करके, रशिया जैसे देशों के साथ कोर्डियल टाइज मेंटेन करके, और इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने इंटरेस्ट परस्यू करके, और सबसे लास्ट में यूएसए के साथ भी और ज़्यादा एंगेज करके, इन सब चीज़ों की सहायता से इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा, अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करेगा। ये साफ किया था प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संग्री-ला डायलॉग की स्पीच में। तो इससे देखो एक बात जाहिर होती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो लोग गलत है जो ये सोचते हैं कि इंडिया जो है यूएसए के ग्रुप में शामिल हो गया है और यूएसए के साथ मिलके यूएसए की कठपुतली के तौर पे काम कर रहा है और यूएसए के इशारों पर चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें गलत हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है। इंडिया अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है दूसरे कंट्रीज से डील करते वक्त, और इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, चाहे इंडिया चाइना के अगेंस्ट यूएसए के ग्रुप में शामिल हो या फिर ना हो, लेकिन इंडिया यह कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस बढ़े, चाइना का वर्चस्व बढ़े। इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ चाहे अच्छे हों या फिर बेकार हों, लेकिन ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है हमेशा कि चाइना का जो वर्चस्व है वो इंडियन ओशन में और पैसिफिक रीजन में नहीं बढ़ना चाहिए। मेन पॉइंट यहां पर यह है, इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस में था आता है, मतलब रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो भी राइवलरी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और चाइना के बीच चलती रहेगी अपनी अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। मेन तो देखो बात यहां पर इंडियन ओशन की है, लेकिन आजकल कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कैसे चाइना की क्या अप्रोच है, चाइना कैसे इंडियन ओशन में और पैसिफिक रीजन में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, और इंडिया की क्या अप्रोच है, इंडिया कैसे चाइना की बढ़ती डोमिनेंस को रोकना चाहता है। चाइना की अप्रोच देखो साफ है, इंडो पैसिफिक रीजन के छोटे छोटे देशों को इन्वेस्टमेंट का लालच देके अपने पाले में खींचा जाए, और इसी वजह से चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। चाइना चाहता है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से जो कई सारे छोटे छोटे देश हैं उनके अंदर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि वो छोटे छोटे देश आगे जाके चाइना का साथ दें यूएसए के अगेंस्ट, और इवन उन सब देशों के अगेंस्ट जो चाइना की बढ़ती पावर को रोकना चाहते हैं। और देखो चाइना की ये रणनीति काम भी कर रही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो छोटे छोटे देश हैं उनके पास पैसों की भारी कमी है, वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम डेवलप्ड है, तो उनको तो लगता है कि चाइना अगर हमारे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो हमें फायदा होगा। इसी रणनीति की सहायता से साउथ चाइना सी में चाइना पूरी तरह से अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर चुका है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं कैसे। ये जो स्क्रीन पे आपको मैप दिख रहा है, ये साउथ चाइना सी का मैप है, और जो ये लाल लाइन है इसके अंदर का जो एरिया है वो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि हमारा एरिया है, और इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे आइलैंड्स आते हैं, जैसे स्पार्टले आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स। इन सब आइलैंड्स पर डिस्प्यूट है बाकी कंट्रीज जैसे वियतनाम, फिलीपींस,
इंडोनेशिया, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो अलग अलग आइलैंड्स पे अपना अपना हक जमाती हैं, कहते हैं कि ये हमारे अंडर आता है ये एरिया, लेकिन चाइना उन्हें हवा भी नहीं लगने देता। 2013 में स्पार्टले आइलैंड्स को लेके फिलीपींस गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा फैसला आया 2016 में, रूलिंग आई थी चाइना के अगेंस्ट। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा कहा गया था कि कोई एविडेंस नहीं है कि स्पार्टले आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स या फिर ये जो लाल लाइन के अंदर जो एरिया है वो आपका है। रूलिंग चाइना के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी चाइना ने इस रूलिंग को मानने से इनकार कर दिया। चाइना ने साफ तौर पे बोला हम नहीं मानते किसी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। इसके बावजूद आसियान में भी इस इंटरनेशनल रूलिंग को लेके चाइना का कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। वैसे देखो 2016 में जब आसियान का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तो उस समय एक जॉइंट कम्युनिक साइन होना था। उस जॉइंट कम्युनिक में इस इंटरनेशनल रूलिंग के बारे में जिक्र किया जाना था, लेकिन कंबोडिया आसियान का एक मेंबर कंट्री है और कंबोडिया के रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है कंबोडिया में, कंबोडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन एड देता है चाइना। तो आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं समझने के लिए, कंबोडिया जो है वो चाइना का चेला है आसियान में। कंबोडिया ने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि जॉइंट कम्युनिक में अगर इस इंटरनेशनल रूलिंग के बारे में कुछ भी बोला जाएगा तो हम उस कम्युनिक को साइन नहीं करेंगे। तो इस वजह से कंबोडिया के विरोध के चलते आसियान के द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया इस इंटरनेशनल रूलिंग के ऊपर। मतलब साउथ चाइना सी में चाइना अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर चुका है और कोई भी कंट्री चाइना के अगेंस्ट आवाज उठाने को तैयार नहीं है। आप फिलीपींस का एग्जांपल ले लीजिए। 2016 से पहले फिलीपींस के रिलेशन काफी अच्छे थे यूएसए के साथ। फिलीपींस भी यूएसए का साथ दे रहा था चाइना को कंटेन करने में। लेकिन देखो जब से रोड्रिगो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं तब से यूएसए के रिलेशंस फिलीपींस के साथ बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। क्योंकि देखो रोड्रिगो डोटेरेटो जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं उनकी अपनी एक अलग ही अप्रोच है फिलीपींस में ड्रग्स के मैनेज को ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे आरोप लगा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेशन हुआ है फिलीपींस में। और यूएसए आपको पता है जिस भी देश में वैसे अपनी सुविधा के अनुसार आवाज़ उठाता है, लेकिन फिलीपींस में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ उसके खिलाफ यूएसए के द्वारा आवाज़ उठाई गई। इससे फिलीपींस के राष्ट्रपति नाराज हो गए यूएसए से और फिलीपींस ने बोला कि यूएसए को छोड़ फिलीपींस जो है वो चाइना और रशिया के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। इवन फिलीपींस को हथियार परचेज करने थे यूएसए, लेकिन यूएसए के कांग्रेस में इस प्रपोजल पे रोक लगा दी, यानी इस प्रपोजल को रोक दिया गया। बाद में चाइना ने कहा आपको हथियार चाहिए, हम आपको हथियार मुहैया करवाएंगे। यानी फिलीपींस जो पहले यूएसए के पाले में था अब चाइना के पाले में जा चुका है। चलो ये तो हमने चाइना की रणनीति की बात कर ली, कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट की सहायता से और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके चाइना पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। इंडिया की रणनीति की बात करते हैं। इंडिया देखो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आते हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की सहायता से बायलैटरल रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बना के और मिलिट्री रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करके धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की सहायता से बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करके इंडिया चाइना का काउंटर कर सकता है, चाइना का सामना कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में? ऑफ कोर्स आंसर है नहीं कर सकता। हालांकि देखो आसियान के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले कुछ समय में, लेकिन आसियान के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत कम है चाइना के मुकाबले में। चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसियान कंट्रीज़ में इंडिया से 9 गुना ज़्यादा है। पॉइंट साफ है, देखो ये बात सही है कि आसियान के साथ इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, कल्चरल एफिनिटी शेयर करते हैं आसियान के मेंबर कंट्रीज़ और इंडिया। इवन आसियान में इंडिया को एक सॉफ्ट डेमोक्रेसी माना जाता है और जब से चाइना का इमरजेंस हुआ है तो इंडिया के रिलेशंस आसियान के साथ और ज़्यादा मजबूत भी हुए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो चाइना का काउंटर करने के लिए काफ़ी नहीं है इस पूरे रीजन में। आसियान के अलावा और भी काफ़ी सारे देश, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ भी इंडिया ने रिलेशंस मजबूत किए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने 2+2 डायलॉग इस्टेब्लिश किया,
लेकिन अगर देखो वास्तव में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का सामना करना है तो इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर और मिलिट्री पावर को इफेक्टिवली यूज करना होगा ताकि चाइना के कैश का, चाइना के इन्वेस्टमेंट का, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर का सामना किया जा सके। और जल्द ही इंडिया ने ऐसा नहीं किया तो चाइना का जो वर्चस्व है उसे रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इवन हमारे आसपास देशों में भी, नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लीजिए, इन देशों में चाइना की जो डोमिनेंस है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल हम्बनतोटा पोर्ट श्रीलंका ने चाइना को दिया 99 ईयर्स के लिए लीज पे। इवन नेपाल में भी चाइना अपनी रेलवे नेटवर्क को पहुंचाना चाहता है। तो अभी तक हमने बात की इंडिया और चाइना के बीच राइवलरी के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच कोऑपरेशन के बारे में। अगर देखो इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, अगर इंडिया और चाइना साथ मिलकर काम करते हैं तो इंडिया अपने आस पड़ोस में छोटे छोटे देशों की जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। नेपाल बार बार इंडिया को ब्लैकमेल करता है कि आप ये कीजिए नहीं तो हम चाइना के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, हमारी दोस्ती चाइना के साथ और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यही काम श्रीलंका के द्वारा भी किया जाता है, मालदीव, ये सारे छोटे छोटे देश चाइना कार्ड प्ले करते हैं, मतलब इंडिया को ब्लैकमेल करते हैं। अगर इंडिया के रिलेशंस चाइना के साथ अच्छे होंगे तो इन छोटे छोटे देशों की ब्लैकमेलिंग पावर खत्म हो जाएगी। इसकी सहायता से इंडिया कई सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल BBIN, बिम्स्टेक, इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में की सहायता से कनेक्टिविटी को इस पूरे रीजन में और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। क्वेश्चन ये उठता है कैसे इंडिया और चाइना की पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हो सकती है। एक आंसर है देखो BRI। चाइना चाहता है इंडिया BRI में शामिल हो, लेकिन इंडिया के सोवरेनिटी कंसर्न्स हैं। अगर चाइना कुछ रिलैक्सेशन देता है, मतलब अभी CPEC का जो रास्ता जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरता है, अगर इस रास्ते को डाइवर्ट किया जाता है तो इंडिया BRI में शामिल हो सकता है, पार्टनरशिप को मजबूत बनाया जा सकता है। पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे संकेत भी देखने को मिले हैं। SCO समिट जब ऑर्गेनाइज हुआ तो चाइना और इंडिया ने उस एग्रीमेंट को रिन्यू किया जिसमें चाइना हर साल ब्रह्मपुत्र रिवर से जो संबंधित जो डेटा है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है ताकि इंडिया में फ्लड्स को रोका जा सके। चाइना ने यह भी कहा कि इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो अभी चाइना के पक्ष में है, वैसे ट्रेड सरप्लस, और इंडिया की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है, उसे कम करने के लिए चाइना कुछ कंसेशंस देगा। तो ये सब बातें जो हैं वो इस तरफ इशारा करती हैं कि इंडिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है वो मजबूत हो सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि इंडिया किस प्रकार की रणनीति अपनाता है चाइना के अगेंस्ट। क्या इंडिया टकराव की रणनीति अपनाता है या फिर पार्टनरशिप की रणनीति अपनाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन देखो कई प्रकार से आ सकता है। मान लीजिए UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की क्या अप्रोच है या फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जो कुछ हमने डिस्कस किया वो आप लिख सकते हो कि चाइना के साथ पार्टनरशिप एक अल्टरनेटिव है, या फिर चाइना का सामना किया जाए छोटे छोटे देशों के साथ रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बना के अपनी सॉफ्ट पावर और मिलिट्री पावर को इफेक्टिवली यूज करके। वैसे आप क्वेश्चन का आंसर इंडियन ओशन को और पैसिफिक रीजन को अलग अलग करके भी दे सकते हो। देखो इंडियन ओशन में ट्रेडिशनली इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन फिलहाल चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इंडिया की जो पॉलिसी है इंडियन ओशन में वो नो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी है। यानी इंडिया ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि इंडियन ओशन में चाइना की डोमिनेंस बढ़े। जबकि पैसिफिक रीजन में इंडिया की जो अप्रोच है वो जनरल है। इंडिया चाहता है पैसिफिक रीजन में पीस इस्टेब्लिश हो, स्टेबिलिटी आए, सी लेन्स पे किसी एक देश का कब्जा नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। ये सब बातें बार बार इंडिया बोलता है और इशारा साफ तौर पे चाइना के अगेंस्ट होता है। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, दोनों रीजन्स को अलग भी कर सकते हो, या फिर आज आर्टिकल में जो डिस्कस किया उस अप्रोच के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। चलते हैं आगे। अगले आर्टिकल में प्रणब सेन जो फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन हैं और फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। मान लीजिए UPSC आपसे क्वेश्चन पूछती है हमारे देश में ग्रोथ को मेजर करने के लिए या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन को मेजर करने के लिए जिन इंडिकेटर्स का, जिन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्या गलतियां हैं। GDP का इस्तेमाल देखो वैसे किया जाता है जब भी बात आती है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बोला जाता है ग्रोथ रेट हमारी 8% है, 9% है, 7.4% है। लेकिन देखो ग्रोथ पे फोकस किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट आंकड़ों पर हमारे देश में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। पिछले 10 सालों में फोकस किया जाने लगा है, लेकिन उससे पहले
एम्प्लॉयमेंट से संबंधित आंकड़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। जीडीपी से हमें यह पता लग जाता है हमारे देश की टोटल इनकम कितनी है। जब हम बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ की, ग्रोथ जो टर्म है उसका हमें पता लग जाता है जीडीपी से, लेकिन जॉबलेसनेस का पता हमें तभी लगेगा ना जब हमें एम्प्लॉयमेंट का पता लगेगा। एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में कितनी जनरेट हो रही हैं। अभी देखो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो पहले अच्छी खासी जॉब्स जनरेट करती थी, लेकिन आजकल उन सेक्टर्स में मशीनों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा आने लगा है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर। अगर हमें पता लगता रहेगा एम्प्लॉयमेंट आंकड़ों से कि कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो हम उस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेट कर सके लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो, आज भी जिन इंडिकेटर्स का, पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को एसेस करने के लिए, वो फोकस नहीं करते इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। मान लीजिए देखो, इन्वायरमेंट संबंधित रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हमने हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया, उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि इन्वायरमेंट को जितना ज़्यादा हम एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें बाद में नुकसान होगा। केरल में जैसे बहुत सारी फ्लड्स आई अभी, जिसकी वजह से जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का कहना है इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन भी इस भारी नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तो देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को एसेस करते वक्त हमें यह भी देखना होगा कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आई है उससे इन्वायरमेंट को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रोथ रेट का इस्तेमाल किया जाता है देश के इकोनॉमिक सिचुएशन को एसेस करने के लिए, लेकिन इस बात पे नहीं फोकस किया जाता कि ग्रोथ रेट जो ज़्यादा है हमारे देश में वो डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी है। क्या हमारे देश के जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं उनको भी बढ़ती हुई देश की अर्थव्यवस्था से फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ रही है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, यानी गरीब लोगों के जीवन स्तर में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है जिस पे इंडिया को फोकस करना चाहिए। लेकिन ये सब हमें तभी पता लगेगा जब हम हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को एसेस करते वक्त इन इंडिकेटर्स पे ध्यान देते हैं। इनइक्वालिटी कितनी है, क्या वास्तव में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाया जा रहा है या फिर नहीं उठाया जा रहा है, इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। अगला आर्टिकल नाफ्टा और ट्रेड वार के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। नाफ्टा का पूरा नाम है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 3 देश नॉर्थ अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको, इन तीनों के बीच यह एग्रीमेंट साइन हुआ था 1993 में और फॉर्म में आया था, यानी इफेक्ट में आया था 1994 में। मकसद था नॉर्थ अमेरिका में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, तीनों देशों की कंपनीज आपस में अच्छे से ट्रेड कर सकें और इस पूरे रीजन से एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट किया जा सके पूरी दुनिया में। देखो, उसी समय यूरोपियन यूनियन भी इस्टेब्लिश हुआ था, तो नॉर्थ अमेरिका के इन 3 देशों को ऐसा लगता था यूरोपियन यूनियन में यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज एक साथ आ गए हैं, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, इसलिए उनका सामना करने के लिए हमें भी एकजुट होना होगा। इसी वजह से नॉर्थ अमेरिका के तीनों देश उस समय एक साथ आए थे। लेकिन देखो, जब से ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं, वो कहते हैं कि नाफ्टा से यूएसए को फायदा नहीं हुआ है बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यूएसए का जो इंपोर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैक्सिको से भी और कनाडा से भी। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो पहले यूएसए में थी वो अब इस्टेब्लिश हो गई हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते मैक्सिको में। क्यों? क्योंकि देखो, मैक्सिको में लेबर काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, लेबर चीप है, इसलिए यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को ये लगता था कि मैक्सिको की चीप लेबर का फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैक्सिको में इस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसलिए उन्होंने अपनी यूनिट्स को शिफ्ट कर दिया यूएसए से मैक्सिको में। तो ट्रंप का दावा यह है कि यूएसए को बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया यूएसए का मैक्सिको के साथ और कनाडा के साथ। इसलिए अगर मैक्सिको और कनाडा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट नहीं करते हैं, मतलब यूएसए को कंसेशंस नहीं देते हैं, तो यूएसए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर आ जाएगा। ये सब बातें ट्रंप के द्वारा बोली गई थी।
और अपनी इसी रणनीति पे आगे चलते हुए ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ को इंक्रीज भी कर दिया था। इसके बाद मेक्सिको के द्वारा कहा गया कि हम यूएसए का जवाब देंगे। अगर यूएसए मेक्सिको से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ ड्यूटी को इंक्रीज करता है, हम भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ ड्यूटी को इंक्रीज करेंगे। जैसे ट्रेड वार में अभी फिलहाल चाइना यूएसए की ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, उसी प्रकार से हम भी रिटेलिएशन करेंगे। ये सब बातें मेक्सिको के द्वारा बोली गई थी। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, मेक्सिको ने अब यूएसए को कुछ कंसेशंस दी हैं। मेक्सिको ने कहा है अब कि हम टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। इस वजह से उन्होंने यूएसए को कंसेशंस दी हैं। मतलब मेक्सिको और यूएसए के बीच जो ट्रेड वार चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। आर्टिकल में मेक्सिको की तारीफ की जाती है। आर्टिकल में कहा जाता है कि मेक्सिको ने बिल्कुल सही स्टेप उठाया है। देखो, ये जो ट्रेड वार चल रहा है यूएसए का काफी सारे देशों के साथ, इससे किसी को फायदा होने वाला है नहीं, और मेक्सिको ने सही समय पर इस बात को समझ लिया। चाइना को भी इस बात को समझना होगा। चाइना समेत काफी सारे वो देश जिनका अभी यूएसए के साथ ट्रेड वार चल रहा है, उन देशों को इस बात को समझना होगा कि देखो, यूएसए की ईंट का जवाब अगर पत्थर से दिया जाता है तो इससे पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होगी, और अल्टीमेट लॉस, इवेंचुअल लॉस जनता का ही होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, चाइना अभी अगर यूएसए से कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए पेन इंपोर्ट कर रहा है, अगर यूएसए से इंपोर्ट होने वाले पेन पर चाइना टैरिफ ड्यूटी को इंक्रीज कर देता है तो जनता को यह पेन महंगा मिलेगा। यानी इवेंचुअल लॉस किसको हुआ? जनता को हुआ। इसलिए अगर हम ट्रंप को छोड़ दें तो बाकी देशों के प्रीमियर्स को इस बात को समझना होगा कि आप यूएसए का रिटेलिएशन मत कीजिए। ट्रंप जो हैं वो अपने वोटर्स को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर बाकी देश यूएसए का जवाब देंगे तो ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप फिर से जवाब देंगे और ये ट्रेड वार चलता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। मेक्सिको ने सही समय पे इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब दूसरे देश जो यूएसए के साथ ट्रेड वार में लगे हुए हैं, उनको भी इस बात को रिकॉग्नाइज करना होगा कि वो ट्रंप की गलत नीतियों का रिटेलिएशन ना करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नाफ्टा और ट्रेड वार के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज पे आज हमने फोकस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी को एसेस करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनमें क्या लैकुनास हैं, किस प्रकार से फेरबदल की आवश्यकता है पैरामीटर्स में जो आज के समय में यूज किया जाता है जिनका इकोनॉमिक सिचुएशन को एसेस करने के लिए। और सबसे लास्ट में हमने नाफ्टा और ट्रेड वार के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।